नमस्कार, मैं सीपी नागा, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हम इस ई लेक्चर में मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। ये है EE 204 और IE 202 का टॉपिक है। पिछले ई लेक्चर्स में हमने जनरल इक्वेशन ऑफ ब्रिज बैलेंस कंडीशन पढ़ी थी और मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज भी पढ़ा था। ये सेम वैसे ही है। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज और मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में अंतर ये है कि इसके अंदर कैपेसिटेंस के सहायता से अननोन इंडक्टेंस मेजर करते हैं, जबकि मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में इंडक्टेंस को इंडक्टेंस की सहायता से ही मेजर करते हैं। उसमें R2 के सीरीज में एक इंडक्टर लगा रहता था, जबकि इसमें R2 के सीरीज से वो इंडक्टर हटा दिया गया है और C4 एक जो कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर, वो R4 के पैरेलल में लगाया गया है। तो बेसिकली अंतर यही है। ये इंस्ट्रूमेंट रेडियो फ्रिक्वेंसी पर वाइड रेंज के इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछले ई लेक्चर में पढ़ा था, तो इसमें जो AC का जो जनरल ब्रिज पढ़ा था उससे इसको कंपेयर करते हैं। तो Z1, Z2, Z3 और Z4 कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी प्रत्येक ब्रांच का इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले Z1 इसमें है R और L सीरीज में है, तो Z1 आ जाएगा R1 प्लस j ओमेगा L1। यहाँ पे L1 अननोन इंडक्टेंस ऑफ R1 है, C4 स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटर है, R2, R3, R4 रेजिस्टेंस है, D इसमें डिटेक्टर है। यहाँ Z2 इक्वल टू R2 हो जाएगा और Z3 इक्वल टू R3 हो जाएगा। Z4 कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों पैरेलल में है, R रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए इसको 1/j ओमेगा C4 आ जाएगा, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो R4 और j ओमेगा C4 का जब पैरेलल इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R4 इंटू 1/j ओमेगा C4 अपॉन R4 प्लस 1/j ओमेगा C4। इसको सोल्व करेंगे, LCM लेंगे इसके, j ओमेगा C4, तो ये आ जाएगा R4 j ओमेगा C4 प्लस 1। j ओमेगा C4 से j ओमेगा C4 कैंसिल हो जाएगा, तो Z4 की वैल्यू आ जाएगी R4 अपॉन 1 अपॉन Z4 इक्वल टू R4 अपॉन 1 प्लस j ओमेगा C4 R4। बैलेंस कंडीशन में डिटेक्टर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ID इक्वल टू 0 होगा। उस केस में I1 इक्वल टू I3 हो जाएगा और I2 इक्वल टू I4 हो जाएगा। तो जब करंट फ्लो नहीं होगा उसका अर्थ ये हुआ कि B और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, तो इसमें V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा और V3 इक्वल टू V4 हो जाएगा। तो जैसे पहले ये इक्वेशन सोल्व की थी, बैलेंस कंडीशन के अंदर Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3 आ जाएगा। यानी इसके जो क्रॉस में जो R भुजा है इसकी Z1 और Z4 ये मल्टीप्लाई में होगी और Z2 और Z3 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी।
इसकी बैलेंस जो पहले पड़ी थी वो ये है ब्रिज, तो इसको सोल्व किया था तो ये कंडीशन आ गई थी। आगे इसी कंडीशन से जितने भी ब्रिज हैं उनको सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3। यहाँ पे इनकी वैल्यू रखेंगे। Z1 की वैल्यू हो गई R1 प्लस J ओमेगा L1 और Z4 की वैल्यू हो गई R4 अपॉन 1 प्लस J ओमेगा C4 R4 इक्वल टू Z2 की वैल्यू हो जाएगी R2 और Z3 की वैल्यू हो जाएगी R3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस J ओमेगा C4 R4 इधर R2 R3 के साथ आ जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R1 R4 प्लस J ओमेगा L1 R4 इक्वल टू R2 R3 प्लस J ओमेगा C4 R2 R3 R4। अब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। जिसके साथ J आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट है और जिसके साथ में J नहीं आ रहा वो रियल पार्ट है। तो इसमें ये हो जाएगा R1 R4 इक्वल टू R2 R3। तो R1 इक्वल टू हो जाएगा R2 R3 अपॉन R4 और इसी प्रकार इसका इमेजिनरी पार्ट है वो हो जाएगा ओमेगा L1 R4 इक्वल टू ओमेगा C4 R2 R3। इसमें ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और R4 से R4 कैंसिल हो जाएगा। तो L1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी C4 R2 R3। अब इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। फेजर डायग्राम में सबसे पहले देखते हैं करंट I1 टेक के एज ए रेफरेंस वेक्टर ले लेते हैं और I1 और I3 इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो I1 और I3 इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। इसके बाद में I1 की डायरेक्शन में ही I1 R1 ड्रॉप होगा, ये हो गया। और Z1 जो है R1 प्लस J ओमेगा L1। तो इसका जो ड्रॉप होगा I1 XL1 मतलब ओमेगा L1 हो गया। तो I1 XL1 वो इससे 90 डिग्री डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे I1 XL1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने इस Z1 को I1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 आ जाएगा। तो ये आ गया V1। अब V1 और V2 बराबर है, जैसे कि पहले मैंने बताया था, क्योंकि B और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे बैलेंस कंडीशन पे। तो A और B के बीच में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही A और D के बीच में होगा। तो B और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है तो V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। और ऐसे ही जब B और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे तो V3 इक्वल टू V4 हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू V2 हो गया। तो V2 की वैल्यू इसमें हो जाएगी I2 R2। तो ये I2 R2 हो गया, ये I2 की डायरेक्शन हो जाएगी और I2 और I4 की एक ही डायरेक्शन है तो ये I4 हो गया। I4 अब दो पार्ट में है, I4 IR और IC इन दोनों का वेक्टर सम है। जो I4 जो करंट आ रहा है ये यहाँ से दो पार्ट में गया, एक तो रेजिस्टेंस में और एक कैपेसिटेंस में। तो ये IR हो गया, ये IC से डिनोट कर दिया इसको। तो IR की जो डायरेक्शन होगी वो सेम I1 की जो डायरेक्शन है उसी में होगी। IC ये आ गया इसके दो, तो इन दोनों को
जब वेक्टर सम करेंगे तो I4 आ जाएगा। जो R4 के कारण जो ड्रॉप होगा वो IR की डायरेक्शन में होगा, तो ये IR की डायरेक्शन में हो गया ड्रॉप। और ये जो ड्रॉप होगा वो I2 R2 के बराबर होगा, तो ये V2 इक्वल टू V4 हो जाएगा। तो IC अपॉन ओमेगा C4 के बराबर हो जाएगा V4 की वैल्यू। तो यहाँ से इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे V1 और V2 का, तो V आ जाएगा। तो इन दोनों का वेक्टर सम किया तो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है V वो आ जाएगा। तो इस प्रकार मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज की सहायता से अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। इसमें जो अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू आती है वो कैपेसिटेंस की फॉर्म में आती है। यहाँ देख रहे हैं L1 इक्वल टू C4R2R3 रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के रूप में इसकी वैल्यू है। इस ब्रिज का डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटर यूज होता है, इसलिए ये काफ़ी महंगा होता है। धन्यवाद।